बिल्कुल। दीपक तुम लोग पुराना चैप्टर, इसका मतलब मेरा पढ़ा नहीं है। जो सवाल पूछते हो ना सर स्टोइंग किस में कर सकते हैं, ओपन कास्ट स्केविंग क्या होता है, ये सब पुराना वीडियो देखो ना। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड का जो वीडियो है उसमें सब चीज समझाया गया है, उसमें सारा एक चीज को डिटेल्स में बताया गया है। अब अपना सवाल को आप क्लास के एंड में पूछना, जिसका भी सवाल बच रहा है उसको हम क्लास के एंड में लेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्लास के एंड में आपका सवाल लेंगे, क्लास के एंड तक वेट करो ताकि मुझे पढ़ाने में दिक्कत ना हो, पढ़ाई मुझे पढ़ाने दो। अब देखो हम लोग का आज का टॉपिक जो है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज अंडरग्राउंड माइन वेंटिलेशन, है ना। हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग अंडरग्राउंड माइन वेंटिलेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक और सेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेंटिलेशन चैप्टर है ना, आपका हर एक एग्जामिनेशन, चाहे वो गेस्ट टेस्टिंग का एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी तरह कोई इंटरव्यू आप देने जाओगे, इसके अलावा माइनिंग सरदार, ओवरमैन, ठीक है, जीपीसीएल, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम देने जाओ, यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर, किसी भी सब्सिडरी में एग्जाम देने जाओ, वेंटिलेशन से सवाल मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ वेंटिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना तो मिलता ही मिलता है, इसका तो पीछे छोड़ता नहीं है। इसके अलावा ये कहा, आप अगर एनसीएल एग्जाम देने जाओगे ना, जहां अंडरग्राउंड माइंस एक भी नहीं है, वहां पर भी वेंटिलेशन से सवाल आता है। सोचो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, सोचो कि कोल इंडिया तो एग्जाम में चलो इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड माइंस मेथड जहां पर है वहां तो चलेगा ही, लेकिन जहां पर एनसीएल जैसा कंपनी जहां पर अंडरग्राउंड नहीं है, वहां पर भी वेंटिलेशन से सवाल आता है, उसमें सवाल पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो हम लोग आज का टॉपिक और सेशन हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, हम लोग माइन वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे और इस पे हम लोग डिटेल्स में जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड माइन वेंटिलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हवा कैसे बहता है, हवा बहने का पीछे लॉजिक क्या है। क्या हवा को पेड़ पे हम चढ़ के हिला देंगे तो हवा बहने लगेगा, या पंखा को हिला देंगे तब हवा बहने लगेगा? हवा बहने के पीछे लॉजिक क्या है, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा, तब हम लोग माइंस में वेंटिलेशन सिस्टम को एडॉप्ट कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। अब एक सवाल इससे पहले, सबसे पहले एक सवाल उभरेगा कि जो माइनिंग में वेंटिलेशन, अंडरग्राउंड सिस्टम में वेंटिलेशन हमको ले जाना है, हवा लेके जाना है, तो जरूरत क्या है इसका, क्यों ले जाना है? वेंटिलेशन लेके जाना है तो क्यों लेके जाना है? क्या सीएमआर में बोल दिया है तो लेके जाना है, और सीएमआर में बोला तो क्यों बोला? तो बाबू देखो, कोई भी आदमी जब काम करता है ना, तो काम करने के लिए उसको सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑक्सीजन। अगर हम लोग भी अभी जिंदा खड़ा है, हम और आप एक दूसरे के सामने खड़े हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों के बीच क्या होना चाहिए, हवा, जो हम लोग सांस ले रहे हैं इस वजह से जिंदा है। पानी की कमी से आप एक दिन तक सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट जी पाओगे, उसके ज्यादा नहीं। ठीक है ना। तो ये चलो क्लास करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, सब चीज को करते हैं, ठीक है। देखो तो हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेंटिलेशन का जरूरत क्यों और क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बाबू समझना पड़ेगा कि जो सरफेस है ना, मेरा धरातल है ना, धरातल पे हवा कैसे बहता है, हवा बहने के पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, कैसे हवा सरफेस पे बह रहा है, इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं जो हवा बहने में मदद करती है। सबसे पहले हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे और बारीकी से सब चीज को जानेंगे, ठीक है ना। बारीकी से हम लोग जानेंगे, समझेंगे। रुको 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा कैमरा को सेटअप को ठीक करना पड़ेगा यार, ज्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा है सब चीज का, ठीक है। तो ठीक, तो हम लोग सरफेस के बारे में जानेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। देखो तो सरफेस पे हवा कैसे बहता है बाबू, सरफेस पे हवा क्या बहता है, कैसे बहता है बताओ। कि सच में अगर मान लो कोई गाछ में चढ़ के हम गाछ को हिला दे तो हवा बहने लगेगा। गर्मी का मौसम में देखना अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, अभी जैसे देखो पसीना थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना। देखो मेरा चेहरे पे पसीना दिख रहा है, जबकि 2-2 पंखा चल रहा है, तो फिर भी इतना पसीना ज्यादा है। तो ये जो है ना, क्यों क्यों हो रहा है, हवा नहीं बह रही है, तो हवा नहीं बह रहा है, क्यों नहीं बह रहा है, क्या रीजन है। देखो सरफेस पे क्यों बहता हम समझते हैं।
ठीक है, मान लो मेरा सरफेस है, ठीक है, तो पूरा अर्थ, जो मेरा पूरा अर्थ है, दिस इज माय अर्थ, ये मेरा क्या अर्थ है, तो पूरा जो अर्थ है ना, इसका दो पार्ट, अर्थ में दो हिस्सा है, अर्थ के ऊपर दो तरह का चीज है, एक क्या है, अर्थ के ऊपर एक पार्ट है आपका पानी, एक पार्ट क्या है आपका पानी, और कुछ पार्ट है लैंड। तो जब पानी कितना है, लगभग 70% पानी है, 69% लगभग पानी है, तो 70% पानी मान लेता हूं, और जमीन कितना है, तो जो बाकी बचा 30% उतना लगभग जमीन है। तो अर्थ का दो हिस्सा जिसमें 70% पानी और लगभग 30% जमीन, तो इसका मतलब क्या है, अब इस चीज को समझते हैं, देखो अब इस बात को समझते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जमीन को बना रहे हैं और इसको दो पार्ट में रख रहे हैं। दो पार्ट में कैसे रख रहे हैं, एक पार्ट में हम रख रहे हैं बाबू आपका वाटर वाला लैंड, दैट इज सी लैंड, एक पार्ट में क्या आपका पानी वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, जिसको हम लोग समुद्र बोल रहे हैं, ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट क्या आपका जमीन है, लैंड वाला पार्ट है ना, भूमि जिसको हम लोग बोल रहे हैं, भूमि जो है मेरा, तो भूमि वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब मेरा सन का रोशनी पड़ता है, अगर इस बेसिक कंसेप्ट को आप समझ जाओगे ना, तो वेंटिलेशन आपके लिए हमेशा आसान रहेगा, और किसी के पास अगर आप एक्सप्लेन कर पाओगे ना, तो वो हमेशा आपको तारीफ मिलेगा। और कोई भी इंटरव्यू में कोई टीचर को अगर आप ऐसे एक्सप्लेन किए ना, तो कोई भी टीचर आपको कभी इंटरव्यू में तो छाट ही नहीं पाएगा, वो छाटने से पहले सोचेगा 10 बार कि बच्चा में बेसिक नॉलेज बहुत तगड़ा है। देखो जब धरती में क्या होता है ना, जब सन का रोशनी पड़ता है, जब धूप पड़ता है ना, देखो ध्यान से, धूप पड़ता है तो हवा कैसे बहता है, और इसी कंसेप्ट को हमको अंडरग्राउंड में अप्लाई करना है। हम लोग अंडरग्राउंड में कुछ नया नहीं करते, जो यहाँ पे हो रहा है ना, वही चीज को अंडरग्राउंड में लेके जाना है। हम लोग पूरा सेटअप को जानेंगे कि माइंस में हवा कैसे बहता है, माइंस में हवा कैसे ले जाएंगे, उस पूरा कंडीशन और सेटअप को जानेंगे। इसीलिए हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट किए। अब देखो, अब तुम देखना गर्मी के समय, दिन के समय क्या होता है, तुम दिन के समय ना, मतलब गर्मी का मौसम में तुम जाके नहाओ, पानी में नहाओ, पानी में डूब के नहाओ, जैसे नदी हो गया, तालाब होगा, नहाओ, तुम क्या महसूस करेगा, यहाँ पे तुमको पानी क्या लगेगा, उसमें ठंडा लगेगा। क्या लगता है, पानी गर्मी के मौसम में। हम क्या बात कर रहे हैं, हम कब बात कर रहे हैं, हम गर्मी का समय बात कर रहे हैं, गर्मी का मौसम में बात कर रहे हैं, जब ये पार हो रहा है मेरा, तो गर्मी के समय पानी क्या लगता है, ठंडा लगता है। और जमीन क्या होता है, पूरा गर्म। जमीन क्या होता है, गर्म। यस और नो, बिल्कुल होता है, रिप्लाई नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ठंडा, और यहाँ पे क्या होता है, गर्म, है कि नहीं, बिल्कुल होता है। जो बच्चा भी रिप्लाई दिया है, मुझे पूरा एक ही नहीं, को लिख रहा नहीं, तुम लोग लिखो रे कॉपी खोल के, ठीक है। तो ठंडा होता है, यहाँ पे क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्मी के कारण क्या होता है ना, गर्मी के कारण ये जो गर्म हो गया, धरती मेरा पूरा गर्म है, धरती तप रहा है सन का धूप से, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हवा होगा ना, इसके पास जो हवा होगा ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, हल्का होगा। हल्का मतलब क्या होगा, फैलेगा, इसका डेंसिटी कम होगा। हल्का मतलब क्या होगा, इसका डेंसिटी, हवा का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। अब इसके तुलना में यहाँ का डेंसिटी, एयर का जो डेंसिटी होगा ना, एयर डेंसिटी यहाँ क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा। किसकी तुलना में अधिक होगा बाबू, इसके तुलना में यहाँ डेंसिटी अधिक होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो बनेगा, इसको हम लोग, यहाँ पे जो बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे लो प्रेशर जोन। और यहाँ पर क्या बनेगा, इस जगह पे जो बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे हाई प्रेशर जोन, क्योंकि यहाँ पे हवा का घनत्व तो ज्यादा है। यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन। आपका हो गया लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन। तो जब कभी इस तरह का दो डिफरेंट जोन क्रिएट होता है, एक तरफ हाई प्रेशर जोन, एक तरफ लो प्रेशर जोन, अब ऐसा क्रिएट होगा, तब एयर फ्लो स्टार्ट होगा। तो पहले हम लोग फिर से समझते हैं कि कैसे क्रिएट हुआ। देखो गर्मी का मौसम है, मौसम क्या है मेरा, गर्मी वाला मौसम है ना, गर्मी वाला मौसम है। तो गर्मी का मौसम में सूर्य का धूप रोशनी दोनों जगह पड़ेगा, आपका समुद्र में भी पड़ेगा और धरातल में पड़ेगा। जैसे सपोज मेरा, मान लो ये मेरा भारत का मैं एक नक्शा बनाता हूँ मोटा मोटी, उतना अच्छा तो मेरा ड्राइंग तो नहीं है भारत का नक्शा में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बनाऊं, है ना। इस तरह मान लो भारत का एक नक्शा, ठीक है, ये मेरा भारत का एक नक्शा है। तो भारत का नक्शा में देखो, ये वाला पार्ट क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल है, डायग्राम में दिख रहा होगा। ये वाला पार्ट क्या हो मेरा, ये वाला मेरा पार्ट क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये वाला बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पर मेरा बंगाल झारखंड है, बंगाल मेरा झारखंड यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सूर्य को रोशनी पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसमें ठंडा, यहाँ पर क्या होगा, ठंडा, और यहाँ पे क्या होगा, गर्मी। ऐसा आपको कोई समझाया नहीं होगा, मेरा एकदम समझ लो अच्छा से। यहाँ पर क्या होगा, ठंडा, और यहाँ पे गर्मी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ठंडा के कारण हाई प्रेशर जोन, और यहाँ पर क्या बनेगा, गर्मी के कारण लो प्रेशर जोन। क्यों लो प्रेशर जोन, क्योंकि जब हवा को आप गर्म करते हो ना, आप नहीं देखते हो गर्मी के मौसम में कभी कभी लगता है हाँ सांस नहीं ले पा रहे, सांस फूल रहा है, पूरा गर्म वाला फीलिंग होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हवा का डेंसिटी कम है, इसीलिए आपको मतलब एक घुटन जैसा महसूस होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर जोन, इसलिए घुटन महसूस हो रहा है, हाई प्रेशर जोन। तो जब कभी प्रेशर जोन क्रिएट होगा, तब हवा अपना बहना स्टार्ट करता है, तब हवा अपना चलना स्टार्ट कर देगा। तब हवा, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं,
तब एयर बहना स्टार्ट करोगे, किधर से किधर, ऑलवेज हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर। ये मेरा जो एयर है ना, ये मेरा हवा क्या है ना, बहना स्टार्ट कर दिया। मेरा हवा किधर से किधर बहना स्टार्ट कर दिया है, हवा मेरा बहना स्टार्ट कर दिया हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर, हवा चलना स्टार्ट कर दिया। और आप अक्सर देखोगे क्या, जब गर्मी का मौसम आपका रहता है ना, तो आपके वहां पे क्या देखते हो कि बे ऑफ बंगाल से, बंगाल का खाड़ी से आपकी ओर समुद्री हवाएं आ रही है, समुद्री हवा आ रही है, एकदम पूरा काला काला बादल आ रहा है और पूरा बारिश करवा रहा है दोपहर के बाद। जो काल बैसाखी होता है जो बंगाल में चलता है, जो बंगाल में लू चलता है, उस सब के पीछे लॉजिक क्या है, यही हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन होता है। दैट्स व्हाई हवा का फ्लो होता है। तो इसी वजह से बाबू हवा का फ्लो होता है, यही होता है। अब यहाँ पे मुझे बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि धरातल पे हवा बहता है क्यों, हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन के कारण। अगर मुझे माइंस में भी हवा बहाना है, हवा लेके जाना है, तो हमको प्रेशर जोन क्रिएट करना पड़ेगा, एक हाई प्रेशर जोन बनाना पड़ेगा, एक लो प्रेशर जोन बनाना पड़ेगा, तब मेरे खदान में हवा बहेगा, नहीं तो नहीं बहेगा। क्लियर समझ में आया? इसका मतलब मुझे दो प्रेशर जोन क्रिएट करना पड़ेगा माइंस में भी, हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन। अब मैं माइंस में कैसे इस कंसेप्ट को क्लियर वहां पे लेके जाऊंगा, इस चीज के ऊपर पढ़ाई, इसी को पढ़ना है। ये बेसिक पार्ट था, एकदम स्टार्टिंग पार्ट है, ये आपको समझ में आया। फिर माइंस वाला पार्ट वाला हम लोग लेके जाएंगे। स्टार्टिंग पार्ट में बताया था कि हर चैप्टर को एकदम बेसिक लेवल से समझाया जाता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि हवा कैसे बह रहा है, तो खदान में कैसे स्टैब्लिश करना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को और सवाल पूछना, इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठंड के दिन में सवाल जैसे तुम पूछा बाबू, ठंड के दिन में, तो देखो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स और ये तो नहीं पढ़ रहे, ठंड के दिन में रिवर्स होगा, है ना, ठंड के दिन में रिवर्स होगा। इसलिए देखना, ठंड के दिन में जमीन से जब हवा बहता है ना, तो हवा शुष्क रहता है, और तुम देखना ठंड में हाथ फटने उठने लगता है। ठंड के दिन में उल्टा होता है, जमीन से हवा जाता है समुद्र की ओर, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज बोलते हैं हम लोग। और उस समय ठंड इतना लगता है ना कि हाथ फट जाता है। क्यों? क्योंकि हवा में नमी नहीं रहती है, समुद्र से हवा नहीं आती है ना, तो नमी नहीं रहता, एकदम ड्राई एयर रहता है, और हाथ फटने स्टार्टिंग कर देता है, ओठ उठ सूखने स्टार्टिंग कर देता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग खैर यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, हम लोग मौसम के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग माइंस के बारे में पढ़ना है। तो इस पे हम बेसिक चीज को ले लिया, यहाँ से जो जानना था, अब हम लोग मेन टॉपिक पाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो डाउट वाला सिर्फ पूछेगा, बाद बाकी कोई मैसेज नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग तो ऑन है यार तुम्हारा? ठंड और गर्मी के बारे में हो गया, बाद बाकी जो सवाल है ठंडा और गर्मी वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट 9:30 के बाद पूछना, ठीक है, डाउट सेशन में पूछना है। जिसका जो डाउट है अपना डाउट सेशन में पूछेगा। मोटा मोटी सबको समझ में आ गया, इतना ही समझना था। अरे हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे यार, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम है। हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं माइंस। अब माइंस के बारे में जानो। देखो यहाँ देखो, तो अब माइंस में क्या होता है, देखो, तो माइंस में बाबू ये होता है, हमको अगर दो प्रेशर जोन क्रिएट करना है, तो माइंस में हम हर किसी को पता है कि माइंस में सबसे पहले चाणक बनाया जाता है, चाणक होता है ना, तो चाणक बनाएंगे। तो चाणक बनाएंगे, मान लो चलो चाणक हम बना रहे हैं, तो माइंस में अगर तुम मान लो एक तो चाणक बनाया, मैं तुमको देखता हूँ, तुम्हारा दिमाग देखो, हम लोग क्या क्या दिमाग लाए, एगो चाणक बनाया, ठीक है, एगो चाणक बनाया, तो हवा जाएगा कैसे, जाएगा भी तो निकलेगा कैसे? तो हवा को जाने और निकालने के लिए कम से कम दो दरवाजा होना चाहिए, जिससे एक हवा जाए एक से निकले, ये होना चाहिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स, मान लो आप घर में हो ना, तो घर में दरवाजा खोल दो, खिड़की सारा बंद रखो, तो एयर फ्लो नहीं होगा। एयर फ्लो के लिए जरूरी है कि हवा के इनलेट, इनटेक और रिटर्न दोनों होना चाहिए, इनलेट और आउटलेट दोनों होना चाहिए। इसीलिए घर में हम लोग वेंटिलेटर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि दरवाजा से जब हवा आए तो वो वेंटिलेटर होते हुए बाहर निकले। तो हवा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनलेट और आउटलेट दोनों होना चाहिए। तो तुम दिमाग लगा क्या किया, तुम दिमाग लगाया इतना और बोला कि चलो ठीक है, हवा निकलना और आना दोनों चाहिए, दोनों चाणक बनाया और दोनों चाणक को हम जोड़ दिए ऐसे करके। स्टार्टिंग में खदान एकदम स्टार्टिंग, अभी खदान में कुछ काम नहीं हुआ है, पहला चाणक बनाया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों का गहराई एक, इसका भी हाइट h, अरे सॉरी माफ कर लेते, चलो हाइट ही लिखते, चलो हाइट h, इसका भी हाइट h, दोनों का कितना हाइट क्या h है। दोनों चाणक का हाइट नहीं बोलेंगे, डेप्थ बोलना चाहिए, दैट इज डेप्थ इज द वेरी सुटेबल, क्योंकि गहराई में है ना ये, तो चलो डेप्थ ही लिखता हूं। इसका भी गहराई d, डेप्थ d, इसका भी d, दोनों का गहराई dd, दोनों का सेम गहराई वाला में चाणक बनाया। तो क्या होगा, तो सबसे बड़ा दिक्कत होगा ना, हवा जो होगा ना ऊपर ऊपर बह के चला जाएगा। जो मेरा हवा आएगा बाबू ऊपर ऊपर बह के चला जाएगा, इसमें फ्लो नहीं होगा, हवा खुशी खुशी आएगा, ऊपर ऊपर बह के चला जाएगा, इसमें फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करता है, इन दोनों चाणक को ना हम लोग दो अलग अलग हाइट पे सेट करते हैं। दो अलग अलग हाइट मतलब, दो अलग अलग हाइट का मतलब ऐसा, जैसे मान लो इसका मान लो डी है और इसका मान लेते हैं हम लोग कैपिटल डी, इसका मान लेते स्मॉल डी, मतलब छोटा वाला स्मॉल डी, बड़ा वाला कैपिटल डी। तो अगर ऐसा तुम सेट करोगे तब तुम क्या देखोगे, तब हवा तुम देखोगे ना कि कुछ हवा इधर से इधर जाना भी स्टार्ट कर दिया, कुछ हवा इधर से इधर फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं तुम किया, तुम पंखा नहीं लगाया,
सुनो, इंटरेस्टिंग बात यह है, तुम पंखा नहीं लगाया, तुम ना तो पंखा लगाया अभी तक, ना तुम कोई आदमी को वहां पे बैठा है कि भाई तुम यहाँ पे देखो हवा आ रहा है कि नहीं, तुम कुछ नहीं किया, सिर्फ गहराई को चेंज कर दिया, एक का ज्यादा गहराई, एक का कम गहराई, हवा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, एकदम पक्का पक्का हवा फ्लो होगा, 100% हवा फ्लो होगा। अब सवाल है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पहले जब दोनों बराबर बराबर था तो हवा फ्लो नहीं हो रहा था, और इस केस में हवा का फ्लो हो रहा है। यही सीखना ही समझना, दैट इज कॉल्ड माइनिंग, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एजुकेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब हमको पता सिर्फ वही है, एग्जाम में आएगा स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन उतना ही जानते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन क्या होता है, सीएमआर 153, इसके अलावा हमको कुछ पता ही नहीं है। यही सोचते हैं हम लोग वेंटिलेशन है, बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान ही नहीं देते। जब तक बेसिक कंसेप्ट में नहीं जानोगे ना, तब तक क्या होगा बाबू, एग्जाम तो देने जाओगे लेकिन 1-2 नंबर कारण हमेशा पीछे रहोगे। क्योंकि आज की डेट में अब जो सिनेरियो आएगी ना, मैं लिख के देता हूं, अब जो सिनेरियो आएगी ना, सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल बेस पे होंगे। सारे टीचर्स ना, एग्जामिनेशन ना, जितना भी पेपर लेगा ना, कंसेप्चुअल बेस पे सवाल पूछेगा, तुम्हारा कंसेप्ट को चेक करेगा, तुम कितना जानता है। अब कंसेप्ट चेक करने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि हवा का सब चीज के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब सिनेरियो पे ध्यान दो, अब सिनेरियो पे फोकस करो, ठीक है, अपना ये चीज के बारे में। तो डायग्राम को नोट करते चलो, हम लोग एक एक करके जानेंगे और देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गला बहुत सूख रहा है। मुझे लगता है मैं ज्यादा चिल्ला रहा हूं। देखो, तो ये जो चाणक होता है ना बाबू, जैसे इसमें आप जानते हैं हम लोग, इसमें क्या हो रहा है, देखो देखो यहां पे क्या होता है ना, जैसे मान लो इसका गहराई है डी, ठीक है, तो इसका गहराई भी डी होगा। देखो यहां से अगर इसको बराबर करके लाइन खींचे तो क्या मिलेगा हमको, यहां पर क्या मिलेगा हमको, यहां पर मिलेगा, तुम क्या देखोगे, यहां पर आपको मिलेगा, यानी यहां से यहां तक का जो गहराई है डी है, ठीक है, डी, ठीक है, और जो पूरा कितना यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये वाला मेरा, ये वाला डी है, कैपिटल डी, और ये वाला स्मॉल डी है, ठीक है। तो अब इसका जितना एयर का प्रेशर है, इसका प्रेशर हम लोग चेक करें कि यहाँ पर हवा, यहाँ पे जो हवा, इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व कितना है, तो इसका घनत्व दैट इज द डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं ना। फिजिक्स में डेंसिटी को किससे डिनोट किया था वो, फिजिक्स में डेंसिटी को डिनोट किया था रो से, किससे डिनोट करते हैं, रो से, रो इक्वल टू रो ऑफ। अच्छा एक बात थोड़ा बताना भूल गया, ये जो चाणक जो सबसे ज्यादा गहरा है, इसको माइनिंग के टर्म में बोलते हैं डाउन कास्ट शाफ्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डाउन कास्ट शाफ्ट, डाउन कास्ट शाफ्ट। बहुत बार इसको शॉर्ट में ना कुछ लोग डीसी शाफ्ट भी बोलते हैं, डीसी शाफ्ट, शाफ्ट मतलब चाणक, ठीक है, और डाउन कास्ट शाफ्ट, जो जिसका गहराई कम इसको बोलते हैं अपकास्ट शाफ्ट, अपकास्ट शाफ्ट, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूसी शाफ्ट, यूसी शाफ्ट, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया आपका आपका शाफ्ट, और एक हो गया डाउन का शाफ्ट, दो तरह का चाणक हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या जानेंगे कि ये जो चाणक है मेरा, आपका शाफ्ट में कितना हवा का घनत्व है, तो डेंसिटी ऑफ आपका शाफ्ट दैट इज द रो, यू लिख देता हूं, ठीक है ना, आपका शाफ्ट इसलिए यू बराबर क्या होगा, तो इसका हाइट, तो इसका हाइट डी है, इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी बराबर होता है एच रो जी, एच रो जी, डेंसिटी बराबर क्या होता है, एच रो जी, है ना। इसका डेंसिटी क्या होगा, तो एच रो, रो मतलब यहाँ पे हवा का घनत्व, रो का रो ही होगा, जी का वैल्यू कॉन्सेप्ट तो जी ही रहेगा, और इसका जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉमन होता है, और रो का मतलब एयर का डेंसिटी, तो वो भी रो ही मान लेता हूं मैं, इसका डेप्थ डी था, डी होगा। अब इसका जब निकालोगे ना, इसका डेंसिटी निकालोगे ना, दैट इज द डेंसिटी ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ डाउन का शाफ्ट का, तो क्या होगा, इसमें आएगा आपका एच रो जी, तो एच का वैल्यू कितना है, डी है, तो डी रो जी। मैं फिर से समझाता हूं, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है एच रो इंटू जी, तो एच का मतलब क्या है, इसका डेप्थ, तो डेप्थ की जगह डी पुट कर दिया क्योंकि इसका डेप्थ तो डी था, रो मतलब हवा का डेंसिटी, तो मान लेता रो ही है, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी होगा। तो अब देखो, अगर तुम देखोगे तो इस किसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू ज्यादा और इसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो यहां पर तुम्हारा डी है, यहां पर तुम्हारा क्या डी, और इस यहां पर क्या तुम्हारा स्मॉल डी है, तो ई डी का वैल्यू इससे ज्यादा है, ये डी का मान क्या है, इससे ज्यादा है, तो इसका मान ज्यादा होगा, तो कोई भी चीज को ज्यादा वाला से कोई चीज मल्टीप्लाई हुआ है और सेम कम वाला से उस चीज को मल्टीप्लाई किया, तो इसका वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन को अगर तुम ध्यान से समझोगे, तो सपोज मान लो डी का वैल्यू मैं मान लेता हूं, एक तो समझने के लिए इसका एग्जांपल लेता हूं, मान लो इसका गहराई है, मान लेता हूं मैं 30 मीटर, सॉरी मान लेते इसका गहराई 80 मीटर, ठीक है, और सेम कंडीशन इसका गहराई में मान लेता हूं 50 मीटर, कितना 50 मीटर, तो इसमें तुम 50 मल्टीप्लाई करोगे, 50 रो जी होगा, है ना, 50 रो जी आएगा, और इसमें कितना आएगा, इस केस में आपका 80 रो जी आएगा, 80 रो जी आएगा। तो ये 80 रो जी और ये 50 रो जी, दोनों में ज्यादा कौन है, तो दोनों में ये ज्यादा है। इसका मतलब तुम अपना दिमाग से सिर्फ
हवा का जो डेंसिटी है ना, इतना जो एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा तुम्हारा है, ये इतना हवा का डेंसिटी ज्यादा है इसमें। इसमें क्या ज्यादा है? तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? यहाँ डेंसिटी ज्यादा का मतलब हो गया यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन गया, और यहाँ डेंसिटी कम होने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन गया। तो जब तुम्हारा हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन बनेगा तो हवा तो बहेगा। यही तो समझना था, यही तो हम लोग देखें कि नेचर में तो यही होता है कि एक जगह हाई प्रेशर जोन और एक जगह लो प्रेशर जोन। तो हाई प्रेशर जोन में तो हवा तो ज्यादा है और यहाँ कम है, तो हवा तुम हाई प्रेशर जोन गहराई से ज्यादा कर दिया तो हवा तो बहेगा ऑटोमेटिकली। दैट इज, ये जो हवा बह रहा है ना हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन, इसी को माइनिंग का टर्म में बोलते हैं हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यही मेरा नेचुरल वेंटिलेशन होता है। इसी को क्यों नेचुरल वेंटिलेशन? क्योंकि देखो, इसको वेंटिलेट, इस हवा को पहुंचाने के लिए ना अलग से हम लोग कोई पंखा नहीं लगाए, कोई तरह का कोई मैकेनिकल अरेंजमेंट नहीं किए। ये जो हवा जा रहा है नेचुरल तरीके से जा रहा है, इसीलिए को बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। और ये जो प्रेशर तुम देखे, कौन सा प्रेशर? जैसे डाउन का शाफ्ट और अप का शाफ्ट का प्रेशर, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोल देंगे? इसी को बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे एनवीपी। एनवीपी यानी नेचुरल लिखना सबको बाबू, एक एक बात इंपॉर्टेंट है बहुत, लिखना बाबू प्लीज लिखना, ठीक है? नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, ठीक है? एनवीपी। तो अगर आपको बोलेगा बताओ एनवीपी कितना वैल्यू है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर कितना बताओ, तो तुम क्या करो, इसका प्रेशर से इसका प्रेशर घटा दो, है ना? प्रेशर ऑफ डाउन का शाफ्ट माइनस प्रेशर ऑफ किसका? अप का शाफ्ट कर दो। तो प्रेशर ऑफ डाउन का शाफ्ट, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ डीसी माइनस प्रेशर ऑफ अप का शाफ्ट करेंगे ना, तो प्रेशर ऑफ अप का होगा यूसी शाफ्ट होगा। यूसी को मैं शाफ्ट नहीं लिख रहा हूं, डीसीएस लिख दे रहा हूं, ठीक है? डीसीएस यूसीएस लिखते हो। तो डीसीएस का प्रेशर कितना होगा? दैट इज द डी रो जी, और यूसीएस का कितना होगा? स्मॉल डी रो जी। अब रो जी अगर कॉमन कर लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? रो जी कॉमन, तो बचा के अंदर में डी माइनस स्मॉल डी, यही तुम्हारा प्रेशर है। इतना ही प्रेशर से हवा फ्लो हो रहा है। तो एग्जैक्टली आपको प्रेशर कितना आ गया माइनस का? तो आ गया रो जी इंटू डी माइनस डी। डी का मतलब डाउन का शाफ्ट का गहराई माइनस अप का शाफ्ट का गहराई, मतलब ज्यादा वाला समय से कम वाला को घटा देंगे, जो आएगा उसको रो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना प्रेशर का हवा फ्लो हो रहा है। समझ में आया? इतना प्रेशर का हवा क्या हो रहा है? मेरा फ्लो हो रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? यही मेरा एनवीपी है। एनवीपी कुछ अलग चीज नहीं होता, कुछ चमत्कार नहीं होता है। एनवीपी के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, तो एनवीपी कुछ अलग चीज नहीं होता है, एनवीपी यही होता है। एनवीपी अलग से कुछ नहीं होता है, इसी को एनवीपी बोलते हैं। तो अच्छा से तुमको कंसेप्ट यहां तक समझ में आया कि नहीं? एक बार अगर समझ में आ गया है तो 1 मिनट के लिए प्लीज रोक के अपना लिखावट को जल्दी से लिख लो, और रोक के थोड़ा सा कमेंट करके बता दो कि हाँ समझ में आ गया। अपना कमेंट करके जल्दी से बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कम से कम यस कमेंट कर दो ताकि मैं आगे पढ़ा पाऊं, क्योंकि ये पार्ट सेकंड था। अभी हम लोग पहला पार्ट में क्या देखे? हम लोग देखे कि हवा खदान में कैसे फ्लो हो रहा है, और दूसरा पार्ट में देखे कि नेचुरल वेंटिलेशन से कैसे खदान में हवा जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया? फिर हम लोग मैकेनिकल अरेंजमेंट देखेंगे, बूस्टर फैन देखेंगे, ऑक्सिलरी फैन देखेंगे, वेंटिलेशन पर्दा देखेंगे, डोर देखेंगे, एयर क्रॉसिंग देखेंगे, सब चीज देखेंगे। सब चीज समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। आज क्लास में ना कोई एमसीक्यू नहीं होता, आप सबको पता है। हम लोग केवल बेसिक कंसेप्ट पे बात करते हैं, केवल चर्चा करते हैं कि कैसे क्या क्या चीज है, कैसे समझना। अगर इस चीज को तुम समझ में आ गया ना बाबू, तो अलग से तुमको ना और कभी भी तुमको क्या बोलता है ना, कभी भी तुम्हारा माथा खराब नहीं होगा वेंटिलेशन को। तो समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करके बता दो। मोटा मोटी 30-40 बच्चा तो कमेंट किया कुछ लिखा, गजब। हाँ देखो, रो जी का वैल्यू होता है, रो का वैल्यू होता है, वेरी गुड। ये जो सवाल पूछा ना सर, रो जी का वैल्यू होता है का, तो रो जी का वैल्यू होता है, रो का वैल्यू, एयर का रो होता है 1, ठीक है, और जी का होता है 9.8। आप सबको पता है एयर का रो का वैल्यू होता है 1 और जी का होता है 9.8। उसको क्या बोलता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। 10 ले सकते हैं, 9.8 10 नहीं लोगे, कभी नहीं लोगे। 9.81 होता है, ठीक है ना, 10 नहीं लोगे। फिजिक्स वाले टीचर को बोलोगे ना सर 10 ले सकता, वहीं से तुमको डस्टर फेंक के मारेंगे। चलो, किसका और किसी का सवाल है क्या? अपना अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो बाबू।
एनवीपी के नीचे वाला, ये वाला। गुड क्वेश्चन। विवेक सवाल अच्छा पूछा। हवा कहां से आ रहा गधा? हवा सरफेस वाला हवा जाएगा। अच्छा एक बार और बता दूं? ठीक है बता देता हूं। ठीक है बता देता, एक बार और बता देता हूं। ठीक है ठीक है, बहुत बच्चा का सवाल, एक बार और बता दीजिए। मैं फिर से समझा दे, देखो ध्यान सुनो। मिटा के बता दे या इसी में समझा दे? मिटा के बता, इसी में समझा दे? इसी में समझा देते हैं। ठीक है चलो, इसी में से देखो, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मैं पास मिलाता हूं, ठीक है? देखो ध्यान देखो, जब हम लोग चाणक बनाते हैं ना तो दो चाणक बनता है, ठीक है? एक चाणक क्या होता है जिसका गहराई हम लोग कम रखते हैं, एक चाणक का गहराई ज्यादा और कम रखा जाता है। तो जो चाणक का गहराई ज्यादा होता है उसको बोलते हैं डाउन कास्ट सेप्ट, और जिसका कम होता है उसको बोलते हैं अप कास्ट सेप्ट। पहले समझ में आया? इसके बाद जैसे मान लो ये डाउन कास्ट सेप्ट, इसका मान लेते हैं गहराई 80 मीटर, डी लिखते हैं इसको 80 मीटर, और इसका है स्मॉल डी, दैट इज 50 मीटर। हम लोग थोड़ा देर पहले अपना बेसिक क्लास में देखे थे कि जब हवा बहता है ना बाबू, तो हवा बहते समय क्या होना चाहिए? हवा हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर जाता है, ठीक है? तो हम लोग क्या किया, हम लोग जब एक का गहराई कम और एक का ज्यादा रखेंगे ना तो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, ठीक है? तो प्रेशर जोन क्या क्रिएट होगा, कितना क्रिएट होगा, उसको हम लोग देख रहे हैं। और कैसे क्रिएट होगा देखेंगे। तो यहाँ का प्रेशर कितना बना, इसका प्रेशर, तो इसका प्रेशर का मतलब होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज डेंसिटी इक्वल टू एच रो जी। क्या होता है? एच रो जी। तो एच के जगह पे क्या है? एच का जगह इसका डेप्थ है, रो के जगह डेंसिटी, हवा का डेंसिटी, जी का मतलब जी। तो यहाँ पे तुम जब कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पे क्या है आपका, एक्चुअली प्रेशर का फॉर्मूला में लिख रहा हूं, पी इक्वल टू लिख रहा हूं मैं, डेंसिटी नहीं पी है, ठीक है ना? प्रेशर इक्वल टू, तो एट के जगह 80 हो गया, रो के जगह रो, जी की जगह जी लिख दिया, तो एच रो जी हो गया, ठीक है? अब यहां पर भी जो तुम प्रेशर निकालोगे ना, इसका प्रेशर ऑफ आपका सेप्ट, माफ करना कि मैं प्रेशर प्रेशर बार बार बोल दिया, डाउन का सेप्ट है ना, तो प्रेशर ऑफ डाउन का सेप्ट, प्रेशर ऑफ का सेप्ट। तो यहां पर क्या होगा, डी रो जी, तो डी की जगह कितना 50, रो के जगह रो, जी की जगह जी। रो और जी कॉमन, रो हवा का होता है 1 और जी बराबर होता है 9.81, उसको हम लोग बाद में समझ लेंगे कि क्या होता है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या जानेंगे, तो अब यहाँ का प्रेशर कितना बना, तो इसका प्रेशर बना 80 रोजी और इसका प्रेशर बना 50 रोजी। तो 80 रोजी और 50 रोजी में ज्यादा कौन है? 80 रोजी ज्यादा है, सब जानता है। तो जब कभी हवा बहेगा ना, तो हवा जैसे तुम प्रेशर जोन क्रिएट कर दिए तो हवा ऑटोमेटिकली बहना स्टार्ट कर देगा, इधर से इधर जाने लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। अब ये जो प्रेशर है, जितना प्रेशर तुम डिफरेंस क्रिएट कर पाए, उसी प्रेशर के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। तो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर बराबर क्या, प्रेशर ऑफ डाउन का सेप्ट माइनस प्रेशर ऑफ अप का सेप्ट। तो डाउन का सेप्ट का कितना आया था, डी रो जी, और इसका स्मॉल डी रो जी। अब दोनों को कैलकुलेट किए तो मेरा कितना आ गया, ये आ गया। रो का वैल्यू होता है 1 और जी का वैल्यू होता है 9.81। तो ये दोनों वैल्यू होता है, यही समझाने का प्रयास किया हम पहला वीडियो में, पहला क्लास, सेकंड वीडियो में इतना ही। तो मोटा मोटी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है? अब हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। रुको, इक्विवेलेंट ऑरिफिक मींस क्या होता है? इक्विवेलेंट ऑरिफिक मींस क्या होता है? अरे यार एक बार पढ़े समझ गए। इंक्लाइन माइंस में कैसे प्रेशर जोन क्रिएट करेंगे होगा। ओके नेक्स्ट सर, यूनिट क्या होता है? देखो एक बात रोहन मैं समझा देता हूँ, पहले तुमको शायद अभी तक पता नहीं, तुम मेरा इतना दिन से क्लास कर रहे, तुम समझा कि नहीं? देखो बाबू, कोई भी चीज को ना, जब तक मैं उस टर्म को स्पेशली नहीं बोला हूं तब तक सवाल मत पूछो। जैसे इक्विवेलेंट प्रेशर जोन, ये ना अभी आएगा ही नहीं जब तक हम लोग पंखा के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम लोग डिफरेंट टाइप्स का जो वेंटिलेशन में एक्सेसरीज है जैसे एयर क्रॉसिंग वगैरह, जब तक नहीं जानेंगे। तुम सीधा एकदम लास्ट में जाकर पूछ रहा है, वो नहीं होगा, वो ऐसे पूछना ही नहीं चाहिए कभी, ठीक है ना? और इस सब चीज को लास्ट में पूछो। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है सर, इंक्लाइन में कैसा होगा? देखो इंक्लाइन में क्या होगा ना, मैं समझा देता हूं। हो गया, इंक्लाइन का गहराई को आपको अलग अलग रखना पड़ेगा तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे बता देता हूं, हो गया वाला मिटा दूं, मिटा देता हूं। जहां पर भी इंक्लाइन होता है ना वहां पे एक शाफ्ट रखते हैं वो लोग, और शाफ्ट नहीं रखेंगे ना तो क्या रखेंगे, तो क्या रखेंगे मैं समझा देता। तो वो लोग कैसे करते देखो, जैसे मान लो ये मेरा कोयला सीम है, देखो ये मेरा कोयला सीम है, ये कोयला सीम है, हर कोई इसको देख रहा है कोयला सीम है। तो यहां पर क्या होगा, मान लो इंक्लाइन एक शाफ्ट है, तो इंक्लाइन को यहां पर बनाया, ठीक है, और शाफ्ट को यहां पर बनाया, सॉरी ये सरफेस है, शाफ्ट को यहां पर बनाया। तो तुम क्या देखोगे, इसका यहां से लेकर डेप्थ जो है मान लो 40 मीटर ही है, इसका गहराई देखोगे 60 मीटर है, ऐसा मिलेगा तुमको। क्यों? ये वाला है ना कॉलम का डिफरेंस, तो तुमको ऑलरेडी कम बेसी मिलेगा। तो यहां पर भी इस चीज को क्रिएट किया जा सकता है।
देखो दोनों डेप्थ अगर इक्वल हो जाए तो प्रेशर का तो डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हुआ, हाई प्रेशर जोन लो प्रेशर जोन क्रिएट ही नहीं हुआ। जब तक तुम डेप्थ क्रिएट नहीं किए, प्रेशर जोन क्रिएट नहीं किए, तब तक तुम्हारा एयर फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर जोन चाहिए हवा फ्लो होने के लिए। वही तुम लोग पहला टॉपिक जो था स्टार्टिंग वीडियो का, पहला टॉपिक में मैं तो समझाया सबसे पहले कि हवा जब सरफेस में भी बहता है तो प्रेशर जोन चाहिए। हवा मान लो अभी हम लोग देख रहे हैं हवा या नहीं बह रहा, क्यों नहीं बह रहा? क्योंकि प्रेशर जोन है ही नहीं। तुम गाछ में चढ़ के गाछ को हिलाओगे तो हवा नहीं बहेगा, प्रेशर जोन होना चाहिए, डिफरेंस प्रेशर जोन होना चाहिए, तब हवा बहेगा। माइंस में हम लोग प्रेशर जोन क्रिएट किए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो सीखे उसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पहले फेस में हवा कैसे लेके जाते हैं इसको हम लोग जानेंगे, फिर हम लोग टॉपिक को अपना आगे बढ़ा के देखेंगे, ठीक है। बहुत आज ना सच में आज बहुत गर्मी है, आज वेंटिलेशन पढ़ा रहा हूँ और वेंटिलेशन एकदम जरा भी नहीं है, दो पंखा चला रहा हूँ फिर भी देखो पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, सच में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। मतलब एक ना मैं खुद ना इस बात को रिलैक्स मतलब फील कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा ना कि मुझे गजब अजीब लग रहा है, ठीक है, बहुत अजीब लग रहा है। देखो बाबू आप समझाते हैं। जैसे मान लो तुम क्या किया, तुम एक डाउन का शर्ट बनाया और एक क्या किया, तुम अप का शर्ट बनाया, ठीक है। तो अचानक बनाया डायग्राम, हर डायग्राम बनाएगा हर कोई और हर चीज को कंसेप्ट में रखेगा ताकि तुमको समझ में आए कि क्लास में क्या क्या हुआ था। और अभी नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो बनाना, एकदम बनाना ही है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मेरा डीसी शाफ्ट, इसका नाम क्या है? इसका मेरा नाम है यूसी शाफ्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फैन के बारे में, ठीक है। फैन, पंखा लगाना है। अच्छा पंखा क्यों लगाना, पहले इस बात को समझते हैं, पंखा लगाने की जरूरत क्या है। देखो बाबू, खदान में हवा भेज देना पर्याप्त नहीं है, हवा सही अमाउंट में जाना चाहिए। हवा भेज देना पर्याप्त नहीं, मान लो थोड़ा थोड़ा हवा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हवा लग रहा है, हाँ हवा तो लग रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। एज ए मैनेजर बोले हवा तो लग रहा है, हवा रहा ना जी, ये नहीं चलेगा। एक पर्याप्त स्टैंडर्ड का हवा लगना चाहिए ताकि आदमी जब काम करे तो उसका कंफर्ट फील हो। अभी हम लोग का जो माइंस में हवा चलती है ना, जब तुम फेस में जाओगे ना तो तुमको पंखा वाला हवा फील करवाएगा। जो माइंस में ट्रेनिंग करते उन बच्चों को अच्छे से पता है, भाई वेंटिलेशन देखता हूं वहां पे, तो उन बच्चों को पता है कि जो माइंस में स्टैंडर्ड वेंटिलेशन अभी क्या है, तुम फेस में खड़ा होगा तो प्रॉपर हवा लगेगा, एकदम ठंडा ठंडा लगेगा, लगे फील नहीं होगे तो माइंस में हो। तो ऐसा हवा चाहिए खदान में। तो हवा कैसे ले जाएंगे हम लोग समझते हैं। तो देखो क्या दिक्कत क्या हो, जैसे मान लो बाबू जब हम लोग माइंस चलाते हैं ना तो पूरा माइंस का जो एरिया होता है, पूरा माइंस का एरिया तुम देखोगे तो पूरा माइंस मोटा मोटा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर दूर तक फैला हुआ है। हमें एक बेसिक चीज समझा रहा है कि तुम्हारा माइंस पूरा क्या है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चारों तरफ चला है, चारों तरफ तुम पिलर उलर बना के रखे हो, ठीक है। अब तुम क्या किया, पंखा को कुछ लगाया ना, सीधा जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हवा सब जगह जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, इतना हवा है ही नहीं जो सब जगह जाए, हवा भी तो रहना चाहिए। अब तुम पूरा को बहुत बड़ा हॉल है, सिनेमा हॉल, ठीक है। अब तुम बोला बाहर में लिख दिया है कि एसी हॉल, अब बाहर अंदर में क्या किया, वो एसी लगा दिया छोटा सा, इतनी को एसी लगा दिया और बोर्ड है देखो एसी तो लगा हुआ है, तो क्या उससे सब ठंडा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। सिनेमा हॉल में ठंडा करने के लिए कम से कम 10 से 15 16 एसी लगाना पड़ेगा, तब जाकर ठंडा होगा। उसी तरह माइंस में भी हवा देने के लिए ना, आपको पर्याप्त मात्रा में हवा देने के लिए ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा सबको हवा जाए। तो उसके लिए अब क्या कंसेप्ट है, तो एनवीपी के कारण बाबू, जो एनवीपी हम लोग देखे ना अभी, एनवीपी, इससे जो प्रेशर की रेट होता है ना बहुत कम होता है। इससे जो हवा बहती है ना इतना कम बहता है, 600-700 मीटर क्यूब, 300-400 मीटर क्यूब, इतना ही होता है, इससे ज्यादा हम लोग अचीव नहीं कर पाते। इसमें कुछ भी नहीं होगा काम। तो मेरे लिए मजबूरी क्या है, मेरे लिए मजबूरी है क्या कि हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें कि हवा ज्यादा मात्रा में जाए। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा पंखा। तो ऐसा पंखा, तो अब हम लोग लगाना पड़ेगा क्या, फैन। तो फैन जब लगाते हैं इसी को बोलते हैं मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है, एमएमवी। जो पंखा हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं एमएमवी, यानी मैकेनिकली वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मैकेनिकली हवा को भेजना पड़ेगा। नेचुरल तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करें, मैकेनिकली। और नेचुरल तरीके से क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनवी के कारण हम लोग जाने कि केवल 300 से 600 मीटर क्यूब से ज्यादा हवा जाएगा नहीं, इससे ज्यादा नहीं होता है। हम खुद देखे ना, इतना ज्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम गया तो 1000, 800, 900, 1000 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तुम कुछ भी करोगे इससे ज्यादा नहीं जाएगा, बहुत डिफरेंस रखना पड़ेगा फिर, तब जाकर होगा। तब तुमको हवा चाहिए 3000, 4000 मीटर क्यूब चाहिए, तो क्या करोगे, तब तुमको पंखा लगाना पड़ेगा। अब जानते हैं फैन के बारे में। तो पंखा जो होता है ना, टोटल 3 तरह का पंखा होता है। फैन क्या होता है, फैन कितना होता है, फैन बेसिकली जो फैन होता है ना, फैन हम लोग जानते हैं तीन तरह का पंखा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक पंखा होता है इसको बोलते हैं एमएमवी, एक पंखा को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएमवी, ठीक है। दूसरा पंखा को हम लोग क्या बोलते हैं, बूस्टर फैन, बूस्टर फैन। तीसरा पंखा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी फैन, फैन, ठीक है। ये दोनों पंखा को बाद में जानेंगे, पहले हम लोग जानेंगे एमएमवी।
तो एमएमबी जो पंखा होता है ना, दो तरह का होता है। कितना तरह का? दो तरह का। एक को बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट। दूसरा होता है फोर्सिंग फैन। जब इसका जरूरत पड़ेगा ना, बूस्टर फैन और ऑक्सिलरी फैन, जिसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग एग्जॉस्ट पंखा और फोर्सिंग पंखा, जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन है, उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। देखो अब एग्जॉस्ट पंखा किसको बोलेंगे? मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन वैसा पंखा को बोलता है जो पूरा खदान का हवा को, पूरा खदान में हवा पहुंचाने के लिए यूज होता है। अगर वैसा पंखा जो पूरा खदान में हवा पहुंचाने के लिए यूज किया जाए तो उसको बोलते हैं एमएमबी, और ये जनरली सरफेस पे लगा होता है। इस स्टेटमेंट को ना आप लिख सकते हो, जो मैं स्टेटमेंट अभी दे रहा हूं ना, इस स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो एज ए डेफिनेशन। एमएमबी का मतलब क्या होता है? एमएमबी का मतलब होता है वैसा पंखा जो सरफेस पे बैठाया जाता है और जिससे पूरा खदान को वेंटिलेट किया जाता है, पूरा खदान में हवा पहुंचाने का काम आता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन। और ये कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है, एग्जॉस्ट फैन, फोर्सिंग फैन। अब दोनों का मतलब समझते हैं। एग्जॉस्ट फैन पंखा क्या होता है? देखो, जो एग्जॉस्ट पंखा होगा ना, उसका वो क्या होता है? वो हवा को खींचने का काम करता है, हवा को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे आपका घर में अगर किचन है तो किचन में पंखा अगर लगाए हो आप, तो पंखा कैसा लगाते हैं? एग्जॉस्ट टाइप का होता है, जो हवा को खींचता है। कहीं कहीं वेंटिलेटर लगा होता है तो वेंटिलेटर में कैसा पंखा होता है? एग्जॉस्ट होता है, जो हवा को खींचता है बाहर रूम का वेंटिलेटर में। लेकिन जो पंखा हम लोग टेबल फैन यूज करते हैं, जो सीलिंग फैन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारे पंखे कैसे होते हैं? ये सारे पंखे कैसे होते हैं? फोर्सिंग वाला होता है, जो हवा को देता है, हवा को खींचता नहीं है, हवा को देता है। तो ये सारे फैन को हम लोग बोलते हैं फोर्सिंग पंखा, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। जो सीलिंग फैन होता है, टेबल फैन होता है, और एग्जॉस्ट फैन जो हवा को खींच रहा है। अब खदान में दो तरह का ऑप्शन है मेरे पास, एक ऑप्शन है एग्जॉस्ट फैन और फोर्सिंग फैन। अब सिलेक्शन हमको करना है एज ए मैनेजर कि हम कौन सा पंखा लगाएंगे, एग्जॉस्ट वाला ठीक होगा ना फोर्सिंग वाला ठीक होगा। अब हम लोग दिमाग से समझते हैं कि कौन सा बेहतर होगा, ठीक है ना? कौन सा बेहतर होगा इसको हम लोग समझते हैं। आज हमको लेकर आना कि बहुत ज्यादा देर में क्लास नहीं ले पाऊंगा। देखो तो कौन सा बेहतर होगा? एग्जॉस्ट जो पंखा होता है ना, एग्जॉस्ट पंखा हवा को खींच रहा है। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं, मान लो कि एग्जॉस्ट पंखा तुम लगाने का विचार किया, तुम्हारा माइंड, अब नॉर्मल में समझता हूं कि तुम्हारा एक खदान है, मान लेते खदान है, वैसे समझता है नॉर्मल, कोई डायग्राम नहीं, ऐसे समझता हूं नॉर्मल। तुम क्या किया? फोर्सिंग पंखा लगाया, और ये खदान क्या कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? अलग अलग गैलरी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड। ये डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है, इधर है वो गैलरी, इधर है वो डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है, सब जगह डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है। मैं समझ लेता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना? समझ लो, ऐसा डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड, डिस्ट्रिक्ट D1, इसका डिस्ट्रिक्ट D2 और इसका डिस्ट्रिक्ट D3, ठीक है ना? ये कनेक्टेड है। अब क्या है, यहाँ पर यहाँ पे तुम्हारा गोफ है, यहाँ पे तुम्हारा क्या केविंग से तुम काम कर रहे हो, और इतना तुम्हारा क्या गोफ है, इधर तुम्हारा क्या गोफ, इसमें भी तुम केविंग स्टोइंग से काम करो, यहाँ पर भी इतना गोफ है, इसमें भी गोफ एरिया सब तो होगा ही होगा, नो डाउट, गोफ तो सब जगह मिलेगा ना, इतना गोफ है। अब मान लो तुम फोर्सिंग पंखा लगाया, फोर्सिंग वाला, तुम दिमाग लगाया फोर्सिंग वाला, तो फोर्सिंग पंखा लगा दिया, तो ये क्या करेगा? हवा को ले जाएगा, धकेलेगा। हवा जब धकेलेगा तो जितना हवा जाएगा ना, सब डस्ट वगैरह गोफ में जमा होकर रहेगा, सब गोफ में क्या होगा? जमा होकर रहेगा, फ्रेश एयर तुमको मिलेगा ही नहीं, गोफ में जमा होकर रहेगा, ठीक है? देखो, हम लोग फेस तक हवा लेके जाने का बात कर रहे हैं, पहले हम पंखा का डिसाइड करेंगे कौन सा पंखा लगाना है, बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे क्या, कि बाद में हम लोग तय करेंगे इस बात को कि जो क्या बोलते हैं कि हवा कैसे ले जाएंगे, पहले हम लोग सब चीज को जानेंगे। तो अगर मान लो तुम फोर्सिंग पंखा लगाया तो हवा इसको धकेल के रखेगा, तो सारा नॉक्सियस गैस तुम्हारा गोफ में जमा, ठीक है, जमा हो गया। अब मान लो पंखा बंद हो गया, लाइन कट गया, पंखा बंद, तो सारा गोफ का हवा कहां चलाएगा? डिस्ट्रिक्ट में चलाएगा। तो जो वर्कर काम कर रहा है उसको तो डिस्ट्रेस फील होगा ना, उसको तो गैस से इफेक्टेड हो जाएगा ना वो। अब अगर मान लो तुम एग्जॉस्ट पंखा लगाया, तुम क्या किया? एग्जॉस्ट वाला लगाया, एग्जॉस्ट जो क्या कर रहा है? हवा को खींच रहा है। तो हवा को खींचेगा, जब हवा यहां से आएगा और इसको खींच के जब निकालेगा तो सारा हवा तो निकल जाएगा तुम्हारा दूषित वाला। जब ये खींचेगा तो क्या होगा? सारा दूषित हवा को खींच के बाहर निकाल देगा। तो तुम्हारा माइंड्स में क्या होगा? दो तरह का प्रॉब्लम सॉल्व, पहला वेंटिलेशन भी हो गया और साथ ही साथ जो दूषित हवा वो भी बाहर निकल गया। तो माइंस में नॉर्मली ओपन कास्ट, सॉरी अंडरग्राउंड माइंस में ना, अंडरग्राउंड माइंस खास तौर पर कोल माइंस में हम लोग एग्जॉस्ट टाइप का फैन यूज करते हैं बजाय फोर्सिंग टाइप के। इससे क्या होता है कि जो दूषित हवा होता है ना, जो गोफ एरिया में जमा है, वो सब एकदम पूरा वेंटिलेटर के निकल जाता है और माइंस मेरा शुद्ध बना हुआ रहता है। जबकि फोर्सिंग फैन में पॉसिबल नहीं है, हवा हमेशा डीप साइड गोफ एरिया में जमा होकर रहेगा। फैन पंप में गए, हवा चल रहा है तो पंप की तरफ हवा एकदम पूरा दबाव के कारण जमा होकर चला गया सारा गैस नीचे, क्योंकि तुम दबाव की हो और हवा खींच रहे हो, हवा खींचोगे तो नहीं निकल जाएगा बाहर, वो है कि नहीं? तो ये चीज है। तो अब बाबू क्या करना है, तो हम लोग एग्जॉस्ट पंखा लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जो एग्जॉस्ट पंखा बैठाएंगे तो कहां बैठाएं, डाउन कास्ट सर्किट में बैठाएं ना अप कास्ट सर्किट में बैठाएं, किधर बैठेगा मेरा। अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए अपना पुराना वाला डायग्राम में आना पड़ेगा कि डाउन कास्ट में बैठा है अप कास्ट में बैठा है। इसको पुराना वाला डायग्राम में आके देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि कहां बैठाना है। देखो तो हम लोग क्या किया था, हम लोग दो चाणक बनाए, तो एक चाणक ये था और एक चाणक मेरा ये, देखो
है ना, ये मेरा अचानक, एक ही अचानक। तो एक मेरा था डीसी और एक मेरा था यूसी, ठीक है। अब देखो, तो नेचुरल वेंटिलेशन के कारण हवा किधर बह रहा है, तो हवा हमेशा नेचुरल वेंटिलेशन के कारण किधर से किधर जाएगा, हवा हमेशा बहेगा डाउनकास्ट साइड से अपकास्ट की ओर, डीसी से अपकास्ट की ओर, इधर से आएगा और इधर से हवा निकल के बाहर जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो बाबू तुमको एग्जॉस्ट पंखा बैठाना है और तुम एग्जॉस्ट पंखा गलती से तुम बैठा दिया, मान लेता हूं मैं, गलती से तुम बैठा दिया इसमें, तुम कहां बैठा दे, तुम इसमें बैठा दिया एग्जॉस्ट पंखा, मान लेता यहाँ पे तुम एग्जॉस्ट पंखा बैठा दिया, जो क्या कर रहा है, हवा को खींच रहा है, ये हवा को इधर खींच रहा है। अब हवा जाना चाह रहा है इधर और तुम खींच रहा है इधर। अब तुम सोचो हवा किधर जाना चाह रहा है, हवा जाना चाह रहा है इधर, इस डायरेक्शन में नीचे, और तुम पंखा किधर बैठा इधर, तो हवा खींच रहा है इधर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, तो ये असिस्ट नहीं करेगा, तब तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। अगर नेचुरल वेंटिलेशन के मान लो मान आ गया, मान लो प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता था, मान लो 20 पास्कल का था प्रेशर, ठीक है ना, 20 पास्कल का यूनिट था, 20 पास्कल था, और तुम, ठीक है, और तुम क्या क्या इधर बैठा दिया, तो तुम्हारा क्या हो गया, अब पंखा का प्रेशर था 80, मान लेते 80 था और ये 20 था, तो तुमको बढ़ना चाहिए था, तो तुम्हारा 20 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 60। क्यों, क्योंकि तुम उल्टा जगह बैठा है पंखा। तो यदि फोर्स, अब यहां पर अगर फोर्सिंग पंखा होता, अगर ये धकेलने वाला होता, तब इधर बैठाते, इससे क्या होता है, ये भी धकेलता ये भी धकेलता, तो दोनों ऐड हो जाता, 80 और 20 मिलकर कितना होता प्रेशर, 100, तो 100 प्रेशर से हवा बहता। तो फोर्सिंग पेन अगर बैठाएंगे, ऐसा होता नहीं है, फिर मैं मान लेता, अगर फोर्सिंग पेन बैठाएंगे, फोर्सिंग वाला, तो किसमें बैठाएंगे हम लोग, तब डाउनकास्ट में बैठेगा, और एग्जॉस्ट वाला बैठाएंगे, एग्जॉस्ट वाला, तो किसमें बैठाएंगे हम लोग, हमेशा एग्जॉस्ट वाला पंखा को अपकास्ट में बैठाएंगे, किसे बैठाएंगे, अपकास्ट में। बहुत डिस्ट्रेस फील हो रहा है हमको, ठीक है, आपका सख्त में बैठाएंगे, ठीक है, किसे बैठाएंगे हम लोग बाबू, आपका सख्त में बैठाएंगे। अब फोर्सिंग वाला किसे बैठाएंगे, डाउन का सख्त में बैठाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमको 1 मिनट का 30 सेकंड मुझे दो, थोड़ा रिलैक्स होने दो, ठीक है ना, थोड़ा सा, पता नहीं थोड़ा डिस्ट्रेस फील हो रहा है यार।